हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर चालू हो चुका है। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। एक वीडियो इसके ऊपर पहले ही आ चुका है जिसमें हमने विद्युत धारा के बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, मात्रा क्या होता है, विमा क्या होती है, दिशा क्या होती है, कितना आवेश प्रवाहित होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। यही बात है। आज हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक के अंदर ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। बीच में ही जब उन्होंने ओम का नियम समझाया तो ओम के नियम के साथ साथ उन्होंने धारा घनत्व को भी थोड़ा बहुत बता दिया, वहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा दे दी। हम भी इसे उसी तरीके से ही समझेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि होता क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो क्या है, आप सभी को पता है कि अगर कोई चालक मान लिया जाए, ठीक है, ये चालक तार हो गया, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसमें से आवेश जा रहा है ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। तो लेट सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो धारा कैसी जाएगी, इस दिशा में जाएगी। तो हमने बोला धारा ऐसे जा रही है, यूं इस दिशा में क्या बह रही है बच्चों, धारा बह रही है, ठीक। और धारा कहाँ से प्रवाहित हुई, तो हम कह रहे हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रही है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लो या फिर एस मान लो, जैसा भी आप चाहें। आप ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को और एस से भी। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, उन बच्चों के लिए कि लेट सपोज करो ये कोई तार है, इस तार को हमने ऐसा काट दिया तो फिर ऐसा यूं काट दिया लंबवत, ठीक है। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना सर्किल, ठीक, ये सर्किल ही क्या है, इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो हम बोलेंगे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। लेट सपोज कीजिए कि ओके ये देखो, अगर कुछ ऐसी आकृति होती तो फिर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने बोला इसको ऐसा काट दिया, इसको ऐसा काटा, तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है क्या है, या तो वर्ग दिखाई देगा या फिर आयत दिखाई देगा। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वही इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर ये वर्ग है तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए काम करते हैं। पता चल गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, तो धारा ऐसे जा रही है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की भी अगर मैं दिशा देखता, ए की भी अगर मैं दिशा देखता, तो इस ए की दिशा भी यही होती। तो ए की दिशा भी यही है और धारा की दिशा भी मेरे को यही प्रदर्शित हो रही है, लेकिन धारा के ऊपर सदिश नहीं लगाते, ये एक अदिश राशि है, ठीक। तो हमें ये पता है कि ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, समझिएगा, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है, आई है इस केस में, ठीक। समझिए, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, से प्रवाहित धारा कितनी बताई बच्चों हमने, आई। तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है बच्चों, धारा घनत्व कहा जाता है। इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे हम इसे, जे से प्रदर्शित करेंगे। तो जे बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, आई डिवाइडेड बाय ए। बात समझ में आ गई क्या, क्या लिखना है, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। अब ये राशि सदिश है या फिर अदिश है, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। ये तो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। समटाइम्स बच्चों कुछ ऐसा होता है कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो शायद सीधा नहीं, अगर तार मुड़ा हुआ होगा तो फिर कहाँ की ओर दिखेगा, तो हम बोलेंगे अगर ऐसा केस हुआ कि तार मुड़ा हुआ है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, ऐसी, ये, ठीक है। ये ए की दिशा हो गई है और धारा इसी दिशा के अंदर जा रही थी, विद्युत धारा की दिशा अभी भी यही थी। तो फिर विद्युत धारा की दिशा में ए का कौन सा भाग गया, तो हमने बोला कि इस मेन दिशा के साथ में क्षेत्रफल सदिश जो है वो थीटा कोण बना रहा है।
तो फिर क्षेत्रफल सदिश का कौन सा भाग, a cos थीटा जाएगा धारा की दिशा में, ऐसा ही जाएगा। ठीक, तो हम बोले धारा की दिशा में घटक कौन सा है, a cos थीटा है, तो हम बोलेंगे एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा I डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, a cos थीटा देखा जाएगा। इसके कितना देखा जाएगा, a cos थीटा देखा जाएगा। तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा j a cos थीटा लिखा जाएगा। j क्या है, धारा घनत्व, a क्या है, क्षेत्रफल, और दूसरा cos थीटा आ गया। अब देखिए अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो a b cos थीटा, तो आप इसे क्या लिखते हैं, a सदिश डॉट b सदिश लिखते हैं, नहीं लिखते, लिखते हैं। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j सदिश डॉट a सदिश, j सदिश डॉट a सदिश। बच्चों ध्यान में रखिएगा, तो इसका मतलब ये जो j है, जो धारा घनत्व है, वो कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है, जबकि I कैसी राशि है, अदिश राशि है। ध्यान में रखिएगा, धारा घनत्व j क्या होती है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक, इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या है बच्चों, मात्रक है इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऊपर धारा और नीचे क्षेत्रफल। और विमा क्या होगी इसकी, विमा लिखी जाएगी, देखो धारा के लिए हम लिखेंगे a1 और क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे L2, L2 ऊपर लेकर के जाओ तो L की पावर -2 लिख दूं क्या, पता चल गया विमा, क्वांटिटी क्लियर हो चुकी है, क्लियर है। चलिए अब इतनी सारी रामायण को नहीं लिखेंगे, जितना हमारे कोर्स के अंदर दे रखा है इसे उसी अनुरूप पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो जितना जितना बेसिक पार्ट है, जितना हमें समझना अत्यावश्यक है, जरूरी है, उसी चीज को हम लिखें तो हमारे लिए इजी होगा आगे की ओर स्विच करना। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, क्या भैया, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, फिर वो वाली चीजें लिख दीजिएगा, ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। J का एक फॉर्मूला J बराबर I अपॉन A, जो कि मोस्टली यही यूज किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अथवा J बराबर I डिवाइडेड बाय A cos थीटा, या फिर I बराबर J A cos थीटा, या फिर I बराबर J सदिश डॉट A सदिश। अब बहुत सारी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में देख लो, या फिर बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर क्षेत्रफल को बच्चों S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस केस में यही फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ होगा J सदिश डॉट S सदिश, या फिर यही फॉर्मूला लिखा होगा J सदिश डॉट डेल S सदिश। तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, बात तो एक ही है ना रे देवताओं, क्षेत्रफल को ही तो प्रदर्शित कर रहा था, एरिया को ही तो प्रदर्शित कर रहा था। अब कुछ किताबें S से प्रदर्शित करती हैं, कुछ किताबें A से प्रदर्शित करती है। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझ में आई, डन हुआ। तो ये सारे फॉर्मूला उतार लो और ध्यान में रखना कि A और S सारे क्या है भैया, क्षेत्रफल ही है। ठीक है, तो मोस्टली अपन यही काम करेंगे, इसी से ही अपना काम हो जाएगा, इस चैप्टर में इसी से ही अपना काम हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने नॉलेज के लिए इस चीज को उतार लीजिए कि भाई ऐसा भी काम होता है। इसी से हम प्रूव करते हैं कि J जो है वो क्या है, सदिश राशि है। उतारो बच्चों इस चीज को, धारा घनत्व को जल्दी से उतार लीजिए, अपन नेक्स्ट पार्ट फिर करते हैं। जैसे ये उतार लें प्लीज बता दीजिएगा, जैसे ये हो जाए प्लीज बता दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलो, तो ये धारा घनत्व का बेसिक भाग था। धारा घनत्व के जस्ट आगे एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है ये। धात्विक चालकों में विद्युत धारा या फिर धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह, धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह। इस टॉपिक के मतलब इस टॉपिक के अंदर आप
छोटी छोटी बातों को गौर कीजिए, एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, कौन सा? धात्विक चालकों में विद्युत धारा या फिर आवेश प्रवाह पूछा नहीं जाता, क्योंकि प्योरली थ्योरी है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। ये आपके सोचने समझने की क्षमता को, इस चैप्टर को समझने की क्षमता को और बढ़ा देगा। इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है टॉपिक? धात्विक चालकों में विद्युत धारा या फिर आवेश प्रवाह। देखिए सबसे पहली बात तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है, सभी को पता है। ये आवेश प्रवाह क्यों होता है तो ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों भाई, क्यों होता है ये आवेश प्रवाह? विभवांतर के कारण। एक पॉइंट का विभव और दूसरे पॉइंट का विभव अलग अलग होगा तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव, मतलब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ऐसा ही है। चलो चालकों की बात करते हैं। आप सभी को पता है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सोडियम का। सोडियम जो है वो बच्चों 11वें नंबर पे आता है। मैं नॉर्मली सोडियम को यूज करता हूँ क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 23 में से 11 को घटा दो, 12 न्यूट्रॉन है। सामान्य सोडियम के अंदर आवेशित नहीं है ये। तो हमने देखा कि सोडियम का ये नाभिक मान लो, इस नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने बोला इसमें 11 तो प्रोटॉन है और 12 क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों के पास में कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉनों के पास में धनात्मक आवेश होता है। फिर इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। पहले वाले में आप सभी को पता है 2 अपन इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, फिर दूसरे वाले में 8 दर्शा देंगे। तो 11 में से 10 तो चले गए, 2 इसमें और 8 इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, एक ये अंतिम कक्षक रहा है ना, ये अंतिम कक्षक रहा। और इस अंतिम कक्षक में अब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस अंतिम कक्षक में रहेगा, जो भी क्या लगा रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश होता है नेगेटिव और प्रोटॉन्स के पास में आवेश होता है पॉजिटिव। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में आपको आकर्षण बल दिखाई देगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। गौर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पहले केस के ऊपर गौर करते हैं। पहले केस के अंदर अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कम है। अगर बीच की दूरी कम है तो इन दोनों के बीच का आकर्षण बल क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा या कम होगा? आंसर है आकर्षण बल ज्यादा होगा। कैसे भाई? कूलाम का नियम पढ़ा है क्या? F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। आप देखेंगे कि F समानुपाती है 1/R² के, या R² के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है, अगर R कम है तो फिर बल ज़्यादा लगेगा, और अगर R ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो R कम था, R कम था इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा था। फिर नेक्स्ट वाले कक्षक पे आओ, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पर तीसरे वाले केस में देखो और दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल और ज़्यादा कम हो गया। ठीक, तो अगर मैं पहले वाले केस में बल लिखूँ F1, दूसरे वाले केस में लिखूँ F2 और तीसरे वाले में लिखूँ आकर्षण बल F3, तो सबसे ज़्यादा कौन? F1। सबसे कम कौन? F3। ये कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी चालक परमाणु के अंदर, चालकों में बहुत सारे परमाणु होंगे तो कोई भी एक परमाणु उठा लो, है ना। तो चालकों में उपस्थित परमाणुओं में
उनके अंतिम कक्षक, ये जो अंतिम कक्षक है ना, अंतिम कक्षक में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन्हें? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल से बद्ध होते हैं, है ना। नाभिक इनके ऊपर बहुत कम आकर्षण बल लगाता है। ये कुछ ऐसे हो गए कि घर के बड़े बेटे हो गए। ये घर के बड़े बेटे ऐसे होते हैं भाई साहब, किसी का कोई जोर ही नहीं चलता, है ना। वो अब खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, माँ बाप से पूछेंगे भी नहीं, खुद ही डिसीजन लेंगे। तो अब इनमें क्या है, खुद में डिसीजन लेने की क्षमता आ गई है। ये जब चाहे घर से बाहर चले जाते हैं, जब चाहे घर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही काम करेंगे। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, जो बाह्य कक्षक के अंदर ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, ये नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल से बद्ध है। तो भाई ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस धात्विक चालक के अंदर गति करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं भैया, बड़े बेटे हैं, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यह उस धातु के अंदर भ्रमण करने हेतु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु में क्या बहती है बच्चों, विद्युत धारा बहती है, ठीक है। कौन से के कारण? इन अंदर वालों के कारण नहीं बहेगी भैया। कौन से कारण बहेगी? इनके कारण बहेगी। जो बाहर वाले कक्षक में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, उनके कारण बहती है। इस चीज को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो कारण पता चल गया कौन से इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। एक चीज ये दिमाग में रखनी है ना। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को तो बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये अंदर वाले, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाहर वाला है ना, संयोजी कक्षा के अंदर जो चक्कर लगा रहा है, जिसे हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा बाहर वाले को, ठीक, ये वाला है मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। और यही वास्तविकता में धारा प्रवाह का मुख्य कारण है। चलो आगे चलते हैं। जब हम किसी धातु की बात करते हैं या किसी चालक की बात करते हैं, तो बच्चों ये समझिएगा कि किसी चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में, एक अनुमान बता रहा हूं, एकांक आयतन के अंदर लगभग 10 की घात 28 से 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मुक्त एकांक आयतन में 1 मीटर क्यूब आयतन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोचो कितनी संख्या ज्यादा है नहीं है ना बच्चों, ठीक। अब सोचिए एकांक आयतन में इतने, तो संपूर्ण आयतन में तो इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे, इससे 2-3 गुना 10 गुना ज़्यादा ही होंगे, जितना भी वो आयतन होगा, ठीक। चलिए, तो हमने बोला अगर एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कभी स्थिर नहीं बैठते, ये बात ध्यान रखना, कभी बैठे हुए नहीं रहते, ये चलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। क्यों चलते रहते हैं? तो हम बोलते हैं इनके पास में ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आई? तो सीधी सी बात है, कोई भी चालक जो है वो कमरे में या कहीं पर तो रखा होगा, वहां पे कुछ ना कुछ रूम का तापमान तो होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लो। उस 27 डिग्री ताप के कारण ही उनके पास में क्या आ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा आ जाती है। और इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वो क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। गति, कौन सी गति करते हैं बच्चों? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति का मतलब समझिए, जैसे ही, समझना इस चीज को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को छोड़ करके भग जाएगा, तो सोडियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, सोडियम प्लस का आवेशित हो जाएगा, धन आयन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे, अरे सोडियम के पूरे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे ऐसे के आयन होंगे, है ना, सोडियम आयन होंगे। तो हमने बोला ऐसे बहुत सारे धन आयन हैं उस क्रिस्टल के अंदर या उस धातु के अंदर। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें छोड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगता है, तो उस धातु के अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और ये आयन भारी होता है अपने आप में। क्यों भारी होता है वो समझिए, उसके पास में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, और बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन और है।
तो इसके पास में तो बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन के व्यास में तो बेचारा एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया हल्का, और ये पूरा आयन जो हो गया सोडियम आयन वो बहुत भारी हो गया, ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत सारे आयन होंगे उस क्रिस्टल में या उस धातु के अंदर, ठीक। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है जो घूम रहा था वो आया और इस आयन से टकराया, बताओ कौन हिलेगा, ये आयन हिलेगा या ये इलेक्ट्रॉन हिलेगा, बताओ कौन हिलेगा, सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन हिलेगा, है ना। आयन तो बहुत भारी है, ये तो कुछ ऐसा है जैसे एक फुटबॉल की गेंद को आप ठोकर मारो प्लास्टिक की गेंद से, एक मोटी फुटबॉल है आपके पास में और उसे आप एक खोखली प्लास्टिक की गेंद से ठोकर मारो, कौन हिलेगी भैया, इसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नगण्य प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर, ये टकराई ऐसे यूं जाएगी फिर घूमती फिरेगी, ठीक। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ में हुआ, ये ऐसे आया टकराया और इस तरफ चला गया, फिर इससे टकराया, फिर टक्कर खाने के बाद में इधर भाग गया, फिर टकराया, फिर इधर भाग गया। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हर बार टक्कर करता जाता है और टक्कर के बाद में अपनी गति की दिशा चेंज करता जाता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, ठीक है। इस तरीके से ये करता जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों? क्या खास बात है इस गति की, ये भी समझिए, ये यादृच्छिक गति की क्या खास बात है। लेट सपोज करो यहां पर उसकी चाल बोल रहा हूं, चाल एक अदिश राशि है, यहां पर उसकी चाल जो है वो v थी, तो यहां पर भी चाल उसकी v ही होगी, यहां पर भी चाल उसकी v ही होगी, लेकिन हर बार उसकी दिशा चेंज होगी। क्या दिशा चेंज होने के कारण वेग चेंज हो गया। दो चीजें होती है ना, एक होती है चाल और एक होता है वेग। तो इसकी चाल तो समान है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ये तो एक अनुमान लगा रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चाल तो सेम है, लेकिन भाई साहब उस चाल के साथ में जब आप दिशा जोड़ देते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है, और दिशा चेंज होने पर वेग भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो जब मैं इसे सदिश रूप में व्यक्त करता हूं तो मैं बोलता हूं कि भैया ये सारे के सारे अलग अलग है, ये सारे के सारे अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सभी की दिशाएं क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आई क्या? ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि इस यादृच्छिक गति के दौरान उसकी चाल तो समान रहती है, लेकिन गति का पथ हर एक टक्कर के पश्चात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गति का पथ अगर चेंज हो गया तो उसका वेग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक, चलो मैं इस गति का परिमाण भी बता देता हूं। ये जो यादृच्छिक गति कर रहा है ना, ऊष्मीय यादृच्छिक गति बोलते हैं इसको। इस गति का परिमाण बच्चों बहुत सारी किताबों में अलग अलग फैक्टर दिया हुआ है। ये 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। कितना भैया? 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। बहुत तेज वेग से चलता है, दौड़ते हुए चलते हैं, इनके पास में ब्रेक ही नहीं होता, तो बेचारे टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ? चलो, तो क्या दिमाग में रखना है हमें? अभी तक की रामायण अगर हमने समझी तो हमें क्या क्या पता चला बच्चों? हमें ये पता चला कि किसी भी धात्विक चालक के एकांक आयतन में अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं वो मैंने बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ऊष्मीय यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन धातु में गति के दौरान भारी धन आयनों से टकराकर अपने गति के पथ की दिशा को चेंज करते रहते हैं। किससे टकराएंगे? भारी धन आयन। धन आयन से इनकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी और गति का पथ परिवर्तित कर लेते हैं। बात समझ में आई? चलो, अगर गति का पथ परिवर्तित कर लेते हैं तो अपन ये मान करके चले ये कोई धात्विक चालक
मान लिया, ठीक। इसका कोई बीच में मान लो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S मान लो। इस S से जितने इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद में इस तरफ जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना। यादृच्छिक गति ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन टक्कर खाएगा तो इधर आएगा, फिर टक्कर खाएगा इधर जाएगा, फिर टक्कर खाएगा इधर जाएगा, फिर टक्कर खाएगा ऊपर की ओर, फिर टक्कर खाएगा नीचे की ओर। तो कहने का मतलब ये है जितने आगे की ओर इलेक्ट्रॉन देखे गए उतने ही पीछे की ओर देखे जाते, या जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गए उतने ही नीचे की ओर देखे जाते, जैसे भी आप मानो, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की कल्पना की जाए तो उसके पार्श्व से एक ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी पार्श्व से दूसरी ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। अब गौर करो, अगर ऐसी बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो उनका औसत वेग क्या होगा? वेग की बात कर रहा हूं, चाल के नहीं। उनका औसत वेग क्या होगा देवताओं, सोचो। तो अगर इधर वालों को प्लस का देखेंगे तो ये वाली दिशा तो माइनस की हो गई, क्या हुई ना, ठीक। तो हम बोलेंगे अगर उन सभी का औसत वेग देखा जाता u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, अगर n इलेक्ट्रॉन होते, और औसत कैसे निकालो, n करके, और वेग है तो ये सदिश योग करो आप इसका। तो ये औसत कितना आना चाहिए बच्चों, 0, क्योंकि अगर ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो शायद ये दोनों इस तरफ जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ये बात ध्यान में रखना कि उन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वह कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें। इसी के कारण बहने वाली धारा I का मान क्या है, 0 है। बहने वाली धारा I का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये पूछा जाता है कि भैया चालक के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन थे, समझना मेरी बात को, चालक के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम बोल रहे हैं कि ये लगातार क्या करते जा रहे हैं, गति करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब आवेश गति कर रहा है। मेरी बात को समझना, सवाल कितना बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब आवेश गति कर रहे हैं, और आवेश की गति के कारण ही कौन बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो इसका मतलब यहां पर भी चालक से क्या बहनी चाहिए थी, विद्युत धारा बहनी चाहिए थी, लेकिन बहती नहीं है। क्यों नहीं बहती, क्या रीजन है कि ये जो विद्युत धारा है वो नहीं बह रही है? इसका रीजन ये है कि यदि किसी चालक में एक निश्चित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S को काट लिया जाए तो उस निश्चित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S से एक और गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी पार्श्व से दूसरी ओर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगी, तुल्य होगी। अर्थात उनका औसत वेग 0 होगा, बहने वाली धारा भी 0 होगी बच्चों, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही इससे नहीं रिलेट कर पा रहे हो कि सर वेग का इससे क्या लेना देना, तो चलो एक और चीज बताता हूं। आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, इन आधे इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा इस तरफ हो गई क्या, और आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, इन आधे इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा इस तरफ गई क्या। देखो दोनों धाराओं की दिशा विपरीत है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, तो इन दोनों धाराओं का परिमाण क्या है, बराबर है। तो परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, तो I माइनस I करो, कुल धारा कितना आएगा रे, 0 आएगा, नहीं आएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसा भी आप समझना चाहो, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ऊष्मीय यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इस ऊष्मीय यादृच्छिक गति के कारण वे सदैव धातु में उपस्थित धन आयनों से टकरा करके अपने गति के पथ की दिशा को परिवर्तित कर लेते हैं। अर्थात उस धात्विक चालक में उपस्थित किसी पृष्ठ से या उस धात्विक चालक में उपस्थित किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एक और गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी पार्श्व से दूसरी ओर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होती है, और इसी कारण धातु में बहने वाली धारा 0 होती है। कब, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र को हटाया हुआ है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा, तब जो है धारा कितनी है, 0 है। लेकिन अगर आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया, इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया, बताओ देवताओं इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर भागेंगे, बताओ रे, बताओ क्या होगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो थे
वो क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, प्लस की ओर भागेंगे ना, भागेंगे नहीं भागेंगे? तो अब तो एक ही ओर ही भागे, इस पार्श्व से एक ही ओर भागने की कोशिश करेंगे, लगभग लगभग क्लियर है ये बात। तो अगर ऐसा है तो फिर धारा भी बहेगी, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक निश्चित त्वरित गति से या फिर एक औसत निश्चित त्वरित गति से गति करेंगे। वो त्वरण कैसे देखा जाता भाई इन इलेक्ट्रॉनों का? जब आप विद्युत क्षेत्र लगा देते तो हम बोलते विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी भी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है बच्चों? QE होता है क्या? सदिश रूप देखता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, F बराबर अगर Q ही है तो F का एक फॉर्मेट हमें पता है MAB होता है, और विद्युत क्षेत्र में QE इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है ना, ऐसा होगा। चलो, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा या विपरीत दिशा में जाएगा? आंसर है विपरीत दिशा में जाएगा। तो फिर ये लगने वाले बल के साथ में क्या लगना चाहिए? माइनस भी लगना चाहिए। आप तो सदिश में काम करो, तो बताओ त्वरण निकलेगा नहीं निकलेगा? क्या आएगा? E सदिश डिवाइडेड बाय M, माइनस लगेगा। इस त्वरण के साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा? गति करेगा और धारा भी बहाएगा, और धारा भी बहाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को, बहुत सारी रामायण हो गई। चलो, तो बेसिक बात ध्यान में रखिए, थ्योरेटिकल बात मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ। क्या क्या याद रखना है? कोई भी धात्विक परमाणु में उपस्थित एक परमाणु के अंदर उसके बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है, क्योंकि उस पर लगने वाला आकर्षण बल न्यूनतम होता है, ठीक है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु में गति करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात धातुओं में बहने वाली धारा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है। एक पैराग्राफ कंप्लीट। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। हम जानते हैं कि धातुओं के अंदर बहुसंख्या के अंदर आवेशवाहक होते हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी धातु के एकांक आयतन में लगभग 10 की घात 28 से 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ऊष्मीय यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अर्थात ये गति करते हुए धातु में उपस्थित भारी धन आयनों से क्या करते रहते हैं? टक्कर करते रहते हैं, और टक्कर के दौरान हर एक टक्कर के पश्चात अपने गति के पथ को परिवर्तित कर लेते हैं। फिर बोलोगे कि एक पार्श्व से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी पार्श्व से दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अतः फिर ये लिखोगे, अतः उस धातु से बहने वाली धारा शून्य होगी। किसकी? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बात समझ में आ गई? इतना दिमाग में रख लो, सिर्फ इतना दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो, मैं एक बार के लिए वीडियो को चेक कर लेता हूँ। आप चाहें तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप रामायण लिख लो। रामायण मतलब, चलो मैं ही बता देता हूं कि आपको इसको कैसे कैसे रिलेट करना है। थ्योरी में क्या क्या याद रखना है और कैसे कैसे इसे रिलेट करना है वो बता देता हूं। तो फिर आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो रे? लिख सकते हो ना? चलो, सबसे पहले परमाणु के अंतिम कक्षक में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आकर्षण बल क्या लगता है? न्यूनतम होता है, ठीक है। इसके कारण वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, और धातु में धारा प्रवाह का मूल कारण भी कौन है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पहला पैराग्राफ कंप्लीट। दूसरा पैराग्राफ क्या भाई? किसी भी धातु में बहुत संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एक थ्योरी के मुताबिक
1 मीटर क्यूब एकांक आयतन में 10⁻28 से 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर अत्यधिक वेग से गति करते हैं, और इनका वेग कितना है वो लिख देता हूँ 10⁵ मीटर पर सेकंड लगभग में। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये वेग। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, ये वेग क्या है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वेग बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन भारी धन आयन से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। टक्कर से क्या होता है? गति के पथ की दिशा परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात इनकी ऊष्मीय यादृच्छिक गति का औसत क्या होता है? 0 होता है। ठीक, इसे ही आप और कैसे लिख सकते हैं? धातु के किसी परिच्छेद, परिच्छेद मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, परिच्छेद S से निश्चित समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी परिच्छेद से उसी समय या उतने ही समय में, उसी समय में दूसरी ओर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात बहने वाली धारा 0 होती है। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी तक अपन ने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक से बहने वाली धारा 0 होती है। इतना उतार लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को उतार लो। ये टॉपिक को किस तरीके से हमें कवर करना है, क्या क्या पॉइंट आने चाहिए, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। जल्दी से उतारो, मैं वीडियो को और चेक कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है बच्चों, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है मुझे ये चीज़ यहीं तक छोड़ देनी चाहिए। एक आप ये और लिख लीजिएगा इसके अंदर, क्या भाई, U1 सदिश प्लस U2 सदिश n इलेक्ट्रॉनों के लिए, n इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति हेतु, n इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति हेतु। ठीक है, ये आप चीज़ लिख लीजिएगा। डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? n बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये लिख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, कितने पैराग्राफ हो गए? 3 हो गए ना। चौथे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, है ना, और उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में
बल अनुभव करेगा, अनुभव करता है तथा गति करता है। ठीक है, और इस गति में उसका त्वरण कितना होगा, ये कुछ मैंने ऐसा बताया था, याद आ रहा है क्या? ये कहाँ से निकाला फॉर्मूला, लिख लीजिएगा। F बराबर क्यू ई सदिश होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे ma सदिश बराबर ई कैपिटल ई। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से a सदिश अपने निकाल लिया, ये उतार देना। ठीक है, तो ये था क्या बच्चों, धात्विक चालकों में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू मेटेलिक कंडक्टर्स। ये एक थियोरेटिकल पार्ट है, एग्जाम में पूछा जाता नहीं है, लेकिन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भैया पहले धारा क्यों नहीं बही थी, और विद्युत क्षेत्र लगा रहे तो धारा क्यों बह रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये चालकों में ही हम धारा क्यों देखते हैं और किसी दूसरे पदार्थ से हम धारा का उपयोग क्यों नहीं करते, तो हम बोलते चालकों में भैया आवेश वाहक बहुत ज़्यादा है, चालकों में आवेश वाहक बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर हम बोलते हैं कि चालकों में धारा का प्रवाह जो है सुगमता से होता है। ठीक है, ये रीज़न हो गया। चलो, अगर आपको कोई पूछे, समझना मेरी बात को, अगर आपको कोई पूछे कि चालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं, आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। अगर आपको कोई पूछे कि गैसों में धारा का प्रवाह किसके, ये उतार लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को सदैव ध्यान में रखिएगा। जो अभी अपन डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये क्लियर? चलो, अब अपनी कॉपी के अंदर कहीं स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। चालकों में धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फिर एक पदार्थ आएंगे अर्धचालक, जो हम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला चैप्टर यही है। इनमें धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन्स व होल्स, इलेक्ट्रॉन्स व होल्स के कारण होता है। ऐसे ही अगर गैसों में हम देखें तो गैसों के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स व धन आयन, इलेक्ट्रॉन्स व धन आयनों के कारण। और यदि विद्युत अपघट्य की बात की जाए, अरे विद्युत अपघट्य तो जानते हो ना, NH4Cl का तुम क्या बनाते हो, विद्युत अपघट्य बनाते हो, नौसादर का विद्युत अपघट्य बनाते हैं अपन लेक्लांसी सेल बनाने के लिए। ठीक, तो उस विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आंसर है धन आयन व ऋण आयनों के कारण। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, विद्युत अपघट्यों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसा कोई चीज नहीं देखते हम, वहां पर क्या बोलते हैं, धनायन और ऋणायन गति करते हैं। जबकि गैसों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और धनायन को देखा जाता है, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को देखा जाता है, और चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है आवेश वाहक के रूप में या फिर धारा प्रवाह के कारक के रूप में। ठीक है, इतना उतार लो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक बहुत बढ़िया पॉइंट यूज करेंगे, वो है अपवाह वेग एवं अपवाह चाल, जिसका चैप्टर में लिंक ओम के नियम तक चलता जाएगा। ओम का नियम भी फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। चलिए, आपकी NCERT में ये चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे दे रखी हैं, मैं इन्हें थोड़ा सा अरेंज करते हुए पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। चलो आज के लिए इतना ही।